कहा, जनजातीय विकास सहित देश के समावेशी विकास में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया सम्मेलन को संबोधित। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल ले रहे हैं हिस्सा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर। राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। रेलवे ने कुछ जगहों पर उपनगरीय रेलगाड़ियों का संचालन किया स्थगित। एसडीआरएफ के 250 और तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित राज्य सरकार का अमला राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान ने पार किया 110 करोड़ 23 लाख वैक्सीन का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 13,091 नए मामले सामने आए। कोरोना से रिकवरी की दर 98.25% पर पहुंची। सौ वर्ष पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंपा। पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी प्रतिमा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतिमा की स्थापना। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का आज हुआ समापन। नदियों सरोवरों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य। 36 घंटे के कठिन निर्जल व्रत का भी हुआ समापन। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल। कल रात पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से मात देकर पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचारों में। मैं हूं अजय मिश्र और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को आज संबोधित किया। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड का सामना बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के सम्मेलन में चर्चा का एक अहम विषय राजभवन में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है। राष्ट्रपति ने इसके अंतर्गत राज्यपालों से टीबी उन्मूलन की गतिविधियों और सैनिक कल्याण जैसे विषयों में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए भी कहा। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसा कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्य रूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर
भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन, राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर के आरोहण करने के लिए ही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आजादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा, इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। 100 वर्ष पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंप दिया है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से मां अन्नपूर्णा 14 नवंबर को काशी पहुंचेंगी। अगले दिन यानी 15 नवंबर देवोत्थान एकादशी के विशेष अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में माता देवी अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत की विरासत को वापस लाने के लिए काम कर रही है। जो 70 साल में जितनी संख्या नहीं है वो पिछले 2-4 साल में हुई है। तो ये जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है और कैसे काम होना चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस अनुसार काम करता है। तो कहीं इस बारे में लोग तो सम्मिलित थे, देश की धरोहर को बाहर स्मगल करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, मगर अब समय बदला है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और साथ ही देश की धरोहर को वापस देश में लाया भी जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में खोई या फिर तस्करी की गई कलाकृतियों को वापस लाने के लिए लगातार काम कर रही है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकार ने कुल 157 पुरावशेषों की पहचान की है जो अमेरिका में है। जी किशन रेड्डी का कहना है कि तमिलनाडु के लिए 2 और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 1-1 समेत कई अन्य पुरावशेष हैं जो संबंधित राज्यों को सौंपे जाएंगे। अमेरिका में भी 157 अवशेषों। और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश से राज्य के कई जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें चेन्नई, तिरुवल्लुवर, रानीपेट, वेल्लोर, सेलम, कल्लाकुरिची,
तिरुपत्तूर और तिरुवन्नामलाई शामिल हैं। दक्षिण रेलवे ने पटरियों पर जल जमाव की वजह से मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स से तिरुवल्लुवर और उससे आगे पश्चिम खंड पर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि दूसरे 3 खंडों पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार के कार्यक्रम के अनुसार कम आवृत्ति में संचालित की जा रही हैं। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से दक्षिण चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। कई जिलों में भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। थिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के 250, तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित सरकार के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पूरा अमला राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया है। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पुडुचेरी और कराईकल जिले में भी लगातार 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज आज भी बंद हैं। मौसम विभाग ने पुडुचेरी में आने वाले दिनों में तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। खराब मौसम की वजह से चेन्नई के आने और चेन्नई से जाने वाली 4 फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। मेट्रो सेवाएं भी रद्द हैं। चेन्नई के कई घरों में पानी घुस चुका है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से लगातार जारी है। देश में अब तक 110 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 57,54,817 टीके लगाए गए। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 13,091 नए वाराणसी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस आई भारत। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने प्रदेश को सौंपी ये प्रतिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से करेंगे स्थापना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51वें राज्यपालों के सम्मेलन को किया संबोधित। इस अवसर पर उन्होंने की कोविड में काम करने वालों की सराहना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ हुनर हाट का किया शुभारंभ। कहा, इस हुनर हाट में लोग सर्कस कलाकारों की प्रतिभा का भी उठा सकेंगे आनंद। और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि का मांगा वरदान। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अन्नपूर्णा मां की प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। कभी ये अन्नपूर्णा मां की प्रतिमा वाराणसी में स्थापित थी, जिसे पुनः कनाडा से वापस लाकर स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मां की ही कृपा है कि सभी गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वाराणसी मंदिरों का शहर है, मां अन्नपूर्णा का वहां बहुत महत्व है। इस प्रतिमा के वहां स्थापित होने से जहां काशी का गौरव बढ़ेगा, वहीं भक्तों को भी खुशी मिलेगी। ये प्रतिमा जिन जिलों से होकर दिल्ली से वाराणसी पहुंचेगी, वहां भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से वाराणसी के मंदिर में इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। जो मूर्ति है, वो मूर्ति का जो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहे हैं। मैं ये भव्य समारोह में अन्नपूर्णा मूर्ति जी को 100 साल के बाद इस भारत का धरती छोड़कर अन्नपूर्णा माता जी का जो मूर्ति कनाडा गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास से, निर्णय से, कनाडा सरकार से बातचीत करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारीगण लगातार बहुत सालों से काम करते हुए आज संपन्न हुआ है। वो भारत फिर अपने धरती पर अन्नपूर्णा माता जी मूर्ति का लाए गए। आप सब लोगों को मानता हूं, अन्नपूर्णा माता जी का, अन्नपूर्णेश्वरी जी का भारत में
बहुत पवित्र स्थान है, बहुत महत्व है, क्योंकि भारत में कभी भी जो भी समस्या है, कभी भारत में कोई जनता को खाने का कोई समस्या नहीं, अन्न देने का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से अक्टूबर 30 तारीख से भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट अमल हुआ है। उसके अंतर्गत भारत में जितने भी गरीब लोग हैं, जो लगभग 80 लाख लोगों को भारत में 3 रुपए केजल चावल का देने का कार्यक्रम भारत में अमल हो रहा है। इसलिए भारत के ऊपर, भारत के जनता के ऊपर अन्नपूर्णा माता जी का आशीर्वाद रहेगा। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड का सामना बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ में हुनर हाट के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है। इस हुनर हाट में कई प्रदेशों के कारीगर और व्यापारी प्रतिभाग कर रहे हैं। हुनर हाट में पारंपरिक कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने का एक अवसर उपलब्ध कराया गया है। मथुरा और लखनऊ में हुनर हाट चल रहा है, वहीं प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कई प्रदेशों से सर्कस के कलाकारों को एकत्र किया है। लखनऊ हुनर हाट में इन कलाकारों की प्रतिभा का भी लोग आनंद उठा सकेंगे। लखनऊ में जो हुनर हाट होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहाँ पर अपने अद्भुत स्वदेशी उत्पादनों के साथ होंगे और वोकल फॉर लोकल के प्रति जिस तरह से हुनर हाट के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में सफल आयोजन हो रहा है, उस दृष्टि से हुनर हाट स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल का एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए लोक आस्था के महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण और जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने का पर्व भी है। प्रकृति के साथ किस तरह हमारे पर्व और त्योहार जुड़े हैं, ये इसकी मिसाल है। अस्ताचलगामी सूर्य और उगते हुए सूर्य को ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा हमें नदियों, झीलों और तालाबों को साफ रखने की प्रेरणा देता है। छठ पर्व के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने इस दिन अवकाश की घोषणा की है, जिससे लोग इस पर्व को खुशी के साथ मना सके। और लोक आस्था से जुड़ी हुई पर्व के रूप में ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और प्रकृति के साथ अगर ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपने पर्व और त्योहारों को उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ मनाने में भी सफल होंगे। याद रखना, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो,
इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि अर्घ देते समय माताएं बहनें जल में खड़ी होकर के उस समय ये नहीं देखती कि कितनी ठंडी है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन बहुत बार जब ठंडी ज्यादा होती है तब भी, या जिन क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ रही होगी, भोजपुरी समाज के लोग वहां पर बड़ी आस्था के साथ उसमें भी ठंड की प्रवाह के बगैर वहां पर खड़े होकर के अस्तांचल सूर्य को या सूर्योदय के समय कल अर्घ देने का कार्य भी करेंगे। काफी देर तक उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उनकी आस्था पर भी पड़ेगा। ये पर्व और त्योहार हमें इस संकल्प के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा भी है कि हम प्रकृति को बचाने के इस अभियान के साथ अपने त्योहारों को जोड़ें, अपने आयोजनों को जोड़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा और मुझे लगता है कि इसका लाभ हम सबको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति पूजन के साथ हम अपनी लोक आस्था के इन पर्वों को जोड़ पाएंगे तो न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हम एक बेहतर अवसर दे पाएंगे। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पूरे प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नहाय खाए और खरना के बाद छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। छठ पूजा मुख्यतः 4 दिनों की होती है। ये कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। छठ पूजा में आज सूर्योदय से पूर्व छठ पूजा करने वाली महिलाओं ने स्नान करके उदित होते हुए सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। पात्र में जल भरकर उसमें मिश्री, लाल फूल, कुमकुम, हल्दी डालकर महिलाओं ने अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रभु सूर्यदेव को अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद महिलाओं ने दीप और धूप से सूर्य की पूजा की। सरकार के निर्देश पर जहां कल अवकाश घोषित किया गया था, वहीं घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। बाराबंकी जिले में भी छठ मैया के पूजन को लेकर व्रती महिलाएं जिला मुख्यालय स्थित नागेश्वर नाग धाम में बने तालाब में विधि विधान से पूजन कर रही हैं। शहर के आवास विकास और पुलिस लाइन कॉलोनी में बनाए गए कृत्रिम तालाब में व्रती महिलाओं ने ठंडे जल में आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नागेश्वर नाथ स्थल पूजन कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। व्रती महिलाओं ने उन लोगों ने भी छठ पूजा का महत्व और मान्यता के बारे में जानकारी दी। वो आनंद मिला हम लोग को छठी मैया से कि यहाँ तो कुछ भी बहुत मिला खजाना कि कुछ कह भी नहीं सकते। इनके महिमा बहुत अपरंपार है। फिर हम लोग सुबह 4-4:30 बजे आए हैं तो यहाँ भी महिमा इतना है कि निराले की शाम को ढलते समय दिया गया, सूरज उगते समय दिया जाता है तो बहुत आनंद मिलता है। छठ मैया कहते पर जितने भी काम करो उतने कम है, इनका महिमा है। तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन आज सुबह सूर्य अर्घ्य देने के बाद किया गया। सुबह से ही देश भर के हजारों व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। छठी व्रती महिलाओं ने बताया कि छठ पर्व पर सूर्यदेव और उनकी बहन छठ मैया की उपासना से संतान के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत 36 घंटे निर्जला रखने के बाद उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का समापन किया गया। उन्होंने बताया कि सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है, उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। का पर्व है और इस पर्व
विश्व में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। सूरज भगवान जो कि सबसे बड़े ईश्वर माने जाते हैं, ब्रह्मांड उनके बिना नहीं चलता है। तो बस उन्हीं की ही आस्था है कि उनकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। ये शाम की पूजा सूर्य अस्त के लिए है, तो सुबह की पूजा सूर्य नारायण को हम उनके उगने पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको मानते हैं, उनको हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका प्रणाम करते हैं। इसमें सभी भक्तों की बहुत श्रद्धा होती है और इसको लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बहुत कठिन व्रत है, इसको करने के लिए बहुत साहस की भी जरूरत होती है। आजमगढ़ में लोक आस्था का महापर्व डाला छठ पूजा का आज उदीयमान सूर्य के अर्घ देने के साथ ही नहाए खाए व्रत का समापन हो गया। नदी, तालाब और पोखरे पर प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा छठ को लेकर श्रद्धालुओं और उपासकों में काफी उत्साह देखा गया। कुछ लोगों ने कोविड-19 के संक्रमण के कारण भीड़ से बचने के लिए अपने घरों के बाहर ही ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया। लोक आस्था के इस पर्व पर आज सूर्य अर्घ देने के साथ ही अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के साथ दीर्घायु होने की कामना की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने बताया कि सूर्य को अर्घ देने के बाद आस्था का पर्व छठ संपूर्ण हो गया है। और पूजा हमने घर ही पर किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इसी वजह से हमने घर पे ही पोखरा खनवा के पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रथ उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि कान्हा की नगरी से हमारा गहरा नाता है। हमारी सरकार ने मथुरा वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी देश और दुनिया के उनके उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मथुरा ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले लोगों को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि में निवास कर रहे हैं। ब्रिज के विकास के लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने संतों के साथ भोजन ग्रहण किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि ब्रिज क्षेत्र देश के सुंदर क्षेत्रों में एक होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से लोगों को मथुरा के उत्पाद प्राप्त होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी उपस्थित थे। और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम सब यहाँ विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। यानी इस पूरे पवित्र स्थल को यहां की पुरातन काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करना, यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा मार्गों का विकास, पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण, वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र, गीता शोध संस्थान, ऑडिटोरियम और अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, मथुरा में जुबली पार्क में ऑडिटोरियम तथा मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, मुक्ता काशी मंच का पुनर्निर्माण, गोकुल में घाटों का सुंदरीकरण, रसकांत समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, चिंताहरण महादेव घाट का सौंदर्यीकरण तथा बरसाना तथा नंदगांव में पर्यटकों की सुविधा हेतु अनेक विकास कार्य, ब्रज की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर प्रयत्नशील है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। वाराणसी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस आई भारत। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने प्रदेश को सौंपी ये प्रतिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से करेंगे स्थापना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51वें राज्यपालों के सम्मेलन को किया संबोधित। इस अवसर पर उन्होंने की कोविड में काम करने वालों की सराहना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ हुनर हाट का किया शुभारंभ। कहा, इस हुनर हाट में लोग सर्कस कलाकारों की प्रतिभा का भी उठा सकेंगे आनंद।
और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि का मांगा वरदान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुबह की आराधना के साथ ही इसे पूरा किया। हिंदू मान्यताओं में छठ ही ऐसा महापर्व है जिसमें शाश्वत सूर्य की आराधना होती है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ प्रकृति की भी पूजा होती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पूर्वांचल एकता मंच की तरफ से भव्य घाटों की तैयारियों के साथ महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठ मैया के इस पर्व पे पूरे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया, सूर्य देव, सभी हमारी माई, हमार बहनी जो सब अपने मन में भाव आस्था रखे हैं उनकी वो संपूर्ण हो और प्रभु उन पे कृपा बनाए। ये अपना पूर्वांचल एकता मंच जो 24 वर्षों से हमारी ये संस्था छठ की महापर्व को मनाती आ रही है, इस बार ये डीडीए ग्राउंड में जगह मिला है मनाने की। पहले तो इसको जिस दिन शुरू हुआ उस दिन पूरे दिन कुछ लोग जो माता के आस्था को नहीं समझते हैं उन्होंने इसको रुकवाने की भी कोशिश करी, लेकिन विधायक जी आए और इन्होंने डीडीए से बात करके और हमारी ये सारे कामों को पूरा कराया। 4 दिनों तक चलने वाले इस निर्जला त्योहार में पहला दिन नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन शाम के समय अस्त होते सूर्य की आराधना और चौथा दिन सुबह में उदयमान सूर्य की आराधना पूजा के साथ व्रत का समापन होता है। बिहार जन जागरण समिति ने कड़ी मेहनत से घाटों की तैयारियां की, जिसमें पूजा के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी चलता रहा। जितने भी पर्व है सनातन धर्म में सबसे महापर्व, सबको पर्व कहते हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसको हम महापर्व कहते हैं। इसमें आज आप हमारे इसी घाट पे हैं और इतनी शक्ति है जो आज आप भी अपनी आस्था के बारे में अगर पूछते हैं तो आज अपने दिल से ही कुछ मांग लीजिए और देखिए अगले साल ही आपका पूरा होगा। इसीलिए ये हर साल जो है ना भीड़ और आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है। लोक आस्था के इस महापर्व में धर्म, अध्यात्म और आस्था के अलावा प्रकृति पूजा का भी बेजोड़ संगम है, जिसमें भगवान भास्कर की आराधना के अलावा प्रकृति पूजा, स्वच्छता और जीवन जीने की सादगी है। लोक आस्था के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की आराधना की जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि इस पूजा से लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कैमरामैन मूर्ति के साथ नीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं समाचार। सफर का ये पड़ाव जरूर आखिरी है, पर थोड़े लम्हों का एहसास अब भी बाकी है। हर पहलू में कई रंग मिले जीवन के, पर थोड़े रंगों में रंगना अब भी बाकी है। कई अद्भुत मंजर देखे, कई नई बातें जानी, पर थोड़ी जिंदगी की मुस्कान इस वक्त की सुराही में अब भी बाकी है। भावनात्मक जुड़ाव मुझे जो है इससे नजर आता है। मीलों चलकर अब मंजिल के करीब हूं मैं, पर गंगा से विदा लेना अब भी बाकी है। इस शो ने और गंगा ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा देखना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे आपके अपने दूरदर्शन नेशनल पर। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch
DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. SDTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. SDTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. SDTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विशाखापट्टनम में एक महिला ट्रेनर है फरजाना बेगम, जो कैंसर से लड़ रही हैं, लेकिन काम के प्रति उनका जुनून ऐसा है कि वो हर दिन नए आयाम गढ़ रही हैं। हिजाब पहनी फरजाना न सिर्फ अपने राज्य की इकलौती ऐसी महिला ट्रेनर हैं, बल्कि वो जीवन से हताश हो चुके कुछ लोगों के लिए प्रेरणा भी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर अजीबोगरीब से ख्याल आने लगते हैं। ये बीमारी न सिर्फ शरीर तोड़ती है, बल्कि मानसिक तौर पर भी चोट पहुंचाती है। कई लोग इससे उबर जाते हैं और कई टूट जाते हैं, लेकिन जो कैंसर से जीत कर बाहर आता है वो सचमुच का हीरो है। उन्हीं हीरो में से एक हैं फरजाना बेगम, जो करीब 40 साल की हैं और विशाखापट्टनम के एक फिटनेस सेंटर में ट्रेनर हैं। फरजाना को 2019 में ब्लड कैंसर का पता चला। उससे पहले उनका एक ऑपरेशन हो चुका था। उस दौरान फरजाना ने अपनी मां को भी खो दिया। जीवन के उस पड़ाव में फरजाना ने खुद को संभाला और जीने का नया जरिया ढूंढा। Cancer, I was diagnosed with cancer only in 2019 April. I got to know that the tumor that I had in 2017, I was operated and recovered. I decided that things which can prevent women from falling severely sick or doing or just having some kind of illness, I need to do something and bring in a change in the society pertaining to women health. एक कैंसर सर्वाइवर का फिटनेस सेंटर चलाना और ट्रेनिंग देना लोगों को अपील करता है, खासतौर पर महिलाओं को। वो फरजाना की जंग देखकर खुद का हौसला बढ़ाती हैं। सीधे चलेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्र मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी
कि एक पुस्तक का विमोचन था और जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। संदर्भ है उसी किताब में, मैं लेके आया हूं। इसका सार यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी? और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है, उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदुओं की जिन्होंने हमेशा आजादी से पहले और बाद में पूर्ण तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया। और ये बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। साजिश क्या है मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रहीं, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं,
कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। 5 विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है। तो ध्रुवीकरण कैसे कराएं, दंगे कैसे हों। और आज समय आ गया है, हिंदू समाज बहुत ही संवेदनशील है, सहिष्णु है, सबको साथ में लेके चलता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे, उनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से करे। आज ये कहना आवश्यक हो गया है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है कांग्रेस की। अगर आप हिंदुओं का सम्मान करती हैं तो आपको बाहर निकल के अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सबको यह बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यह है कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आईसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था और पूर्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और पी चिदम्बरम ने खुद कहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, इशारा किधर था ये सब जानते हैं। उसी तरह से पुनः आप नफरत की राजनीति कर रही हैं और आपके निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। और यह भारत की पंथ निरपेक्षता का अपमान है। भारत की आत्मा को आपने चोटिल किया है। इसलिए आवश्यक है कि आप उठे, जागे, अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे वक्तव्य दें। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान। आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो जो
हिंदुओं का मूल मंत्र है उसको चरितार्थ करता है। एंड आई एम कोटिंग हिम, ही सेड, आई एम अ हिंदू, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. ऐसे हिंदू धर्म को आप अपमानित करें, उसके खिलाफ गलत शब्द बोले, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और सामने आई, सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है। और आपको सीधे ले जाएंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर